हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम फोकस करते हैं हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी। और इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, और उसी कोड को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हर रोज़ जो कोड में सिखाता हूँ उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल निखर के आएगी। तो इसीलिए आज का जो कोट है डियर फ्रेंड्स वो है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर चेंज्ड हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी हैबिट्स जो है आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में एक तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल आप अपना जो फ्यूचर है वो चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आपकी जो हैबिट्स है अगर वो आप चेंज कर लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल तो देता हूँ डियर फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर आपको लेट उठने की आदत है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगले दिन से ही 5 बजे उठने लग जाइए, ऐसा होगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आप आज 7 बजे उठते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि कल सुबह आप जो है वो 6:50 पे उठने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद में आप 6:40 पे, देन ऐसे करते करते जब आप टाइम रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद में आपका जो टाइमिंग है उठने का वो डेफिनेटली 5 बजे या उससे कम, जैसा भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या डियर फ्रेंड, जब आप जल्दी उठेंगे, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको उठने का, बाकी आप चाहे तो और भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, चाहे रीडिंग हैबिट्स हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज करना हो, या अलग अलग चीज़ें जो आप करना चाहते हैं उन सभी में यही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी हैबिट्स जो आपको इम्प्रूव करें डे बाय डे, तो उन सभी हैबिट्स को आपको इम्प्रूव करना है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा, यानी कि आपके पास जो नॉर्मल लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनसे कहीं गुना 1-2 घंटे ज़्यादा होंगे। तो यू कैन यूज़ इन प्रोडक्टिव वर्क्स, आप उसको प्रोडक्टिव वर्क यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल निखर के आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, आप अपनी हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान दें, एंड आपकी जब हैबिट्स चेंज होंगी तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है, जब आप पढ़ाई को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, मान लीजिए अगर आपको वेट कम करना है तो आप अगर आज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जब हैबिट्स बन जाएगी वो, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको जो वेट है वो तो कम होगा एंड यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे उठने का एग्जाम्पल हो गया या वेट कम करने का, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि आपको पता है मैं आपसे हर रोज़ एक सवाल पूछता हूं जो कि रिलेटेड होता है करंट अफेयर से या फिर बर्निंग टॉपिक से। तो आज का सवाल है कि ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन दोस्त आर इनिशिएटेड बाय इंडिया टू विच 2 कंट्रीज। बीते हुए कुछ सालों के अंदर भारत देश ने, हमारे प्यारे भारत देश ने कुछ ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जैसे ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन दोस्त। तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑपरेशन थे ये इंडिया ने किस कंट्रीज़ के अंदर कंडक्ट किए हैं और किस लिए। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे होगा क्या दोस्तों, एक तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो ऑपरेशंस हैं ये दोनों के बारे में पता चलेगा ही, प्लस अभी जो रिसेंट ऑपरेशंस हुए हैं इनके बारे में आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा और पता चलेगा कैसे इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अपना एक जो कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड वो आगे बढ़ा रहा है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। तो ये था आज का सवाल डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 12 अक्टूबर एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सॉन्ग इन अ लूप। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, डियर फ्रेंड्स जैसा आपको पता है परमानेंट 5 मेंबर्स हैं इसके। चाइना है, रशिया है, यूके, फ्रांस एंड यूएसए। तो ये सभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी नॉन परमानेंट भी मेंबर्स भी होते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया था यूएनएससी को फ्रॉम द टर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 से 2022 तक शायद हम एक नॉन परमानेंट मेंबर भी रहे हैं यूएनएससी के। तो इसी चीज़ को लेकर राइटर ने बताया कि कैसे अभी यूएनएससी के अंदर जो है रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, तो जो टर्की के प्रेसिडेंट है तैयब एर्डोगन, stating that the council has become a battleground for the political strategies for only 5 countries. Even the UN Security Council के जो जनरल है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशन नीड रिफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट द करंट वर्ल्ड।
तो जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो कहना है कि जो यूएनएससी है वो अब एक सिर्फ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है जहाँ पे सिर्फ 5 कंट्रीज ही पॉलिटिकल टसल के अंदर उलझे हुए हैं। यानी कि अगर एक यूएनएससी है उसका काम क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन करना, कि कहीं पे भी अगर कुछ ज़्यादा टेररिज्म बढ़ रहा है या इन्फिल्ट्रेशन या और चीज़ें जो बढ़ रही है तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि जो 5 कंट्रीज़ हैं यानी परमानेंट 5 जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही पॉलिटिकली टसल के अंदर लगे हुए हैं एंड जो दुनिया के प्रति ध्यान है उनका वो है नहीं। और वहीं जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने कहा है कि जो अब ज़रूरत है, यानी कि जब यूएनएससी की फॉर्मेशन हुई थी उस समय से लेकर अब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन रिफॉर्म जो है उनके अंदर खासा कुछ चेंज नहीं आया है। तो अब ज़रूरत है, इट इज़ अ पीक टाइम कि अब यूएनएससी के अंदर भी एक नया चेंज लाया जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए राइटर ने कहा है कि कैसे जब लास्ट मीटिंग यानी कि जब 25th एनिवर्सरी थी तब बात की गई थी कि अब हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद में 50th एनिवर्सरी, 60th, 70th, 75th एनिवर्सरी जो यूएनएससी की चली गई है, लेकिन कोई रिफॉर्म अभी तक आया नहीं है। Despite decades of discussion, the UN has missed multiple milestones for reform, including the 50th, 60th and 70th। वही दोस्तों कि कैसे बात चली थी उस समय पे जब फॉर्मेशन हुआ था यूएनएससी का 1945 के अंदर, तो उस समय से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन बात ही करते हैं। जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं वो आपस में बस यही बात करते रहते हैं, या जो मेंबर्स हैं पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं वो बस यही चीज़ को लेकर बात करते हैं कि कैसे हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट कोई भी उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर कोई भी जो पार्टी है इसके अंदर वो एक रिफॉर्म लाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। द नीड फॉर रिफॉर्म को बताते हुए बताया कि कैसे सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर नो लॉन्गर अलायंस विद द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। बताया गया कि कैसे आज का जो ये जो यूएनएससी है वो मैच ही नहीं करता है आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है जियोपॉलिटिकल्स के अंदर, यानी कि जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर आज जो इश्यूज चल रहे हैं उस चीज़ को लेकर यूएनएससी खासा सीरियस नहीं है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अलाइन नहीं करती है। द काउंसिल वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1945 विद 11 मेंबर्स एंड टुडे इट हैज़ 15 मेंबर्स। तो बताया गया कि कैसे 1945 के अंदर जब 11 मेंबर्स थे तो आज के टाइम पे 15 मेंबर्स है। लेकिन मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो जब 1945 के अंदर यूएनएससी फॉर्मेशन हुई थी तो उस समय पे लगभग 1992 इतने लगभग मेंबर्स थे। उस समय पे मेंबर्स थे लगभग 11%, रफली 11% जो मेंबर्स थे 71 मेंबर्स में से, सॉरी 90 मेंबर्स में से। लेकिन अब क्या है कि अब लगभग 192 मेंबर्स है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 15 ही मेंबर है, यानी कि जो परसेंटेज है मेंबर्स का वो घटता जा रहा है। तो इसीलिए बताया गया कि कैसे जो यूएनएससी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसका एग्जांपल देते हुए राइटर ने बताया कि ये एक ऐसी बॉडी बन चुकी है जहाँ पे जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ये एक ऐसे डॉक्टर की तरह हैं जिनको पेशेंट के बारे में पता तो है बीमारी है, लेकिन ये सभी डॉक्टर जो हैं यानी परमानेंट 5 मेंबर जो हैं वो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई दवाई लिखनी है तो पाँचों का ही राय अलग अलग है। तो ऐसे में जब कोई भी किसी भी जो कंट्रीज हैं इनका कोई मैच नहीं होगा, यानी आइडियोलॉजी में जब तक मैच नहीं होगी तब तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुँच पाना मुश्किल है। तो बताया गया कि कैसे 1945 से लेकर अब तक चीज़ें बदल चुकी है, मेंबर्स बदल चुके हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो आज भी पुराना ही है। इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि बताया गया कि अब जो रिप्रेजेंटेशन है यूएनएससी के अंदर वो काफ़ी अनयूनिफॉर्म है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हिस्सा मौका मिलना चाहिए लोगों को, वो यानी कंट्री को जो मौका मिलना चाहिए वो एक बेस्ट तरीका नहीं है किसी भी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का। बेस्ट एग्जांपल देते हुए बताया गया कि कैसे जापान और जर्मनी जो हैं वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं टू द यूएन, लेकिन अभी भी उनका यूएन के अंदर जो मेंबरशिप है वो नहीं है। द करंट कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल इज अनजस्ट एंड डज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट द ग्लोबल कम्युनिटी। कि ये जो अभी कंपोजिशन है ना कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, तो इनके अंदर भी अब क्योंकि रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन जो अनजस्ट या फिर अनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर चल रहा है। जैसे मैं आपको बताया कि जापान और जर्मनी जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स है टू द यूएन, मतलब इनकी तरफ से जो फंडिंग आती है वो ऑलमोस्ट हाई है सभी कंट्रीज़ में से, लेकिन फिर भी ये दो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी शामिल नहीं किए गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। बैरियर टू रिफॉर्म्स को लेकर बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस रिफॉर्म के अंदर। द
The UN Charter requires a 2/3 majority of the overall membership to amend it, which is significant barrier to the reform. अब डिफरेंस होता क्या है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास अगर करना है यूएनएससी के अंदर तो एक 2/3 जो मेजोरिटी है वो चाहिए होती है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है ना कि अगर कोई भी बिल पास करना है तो हमें जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी हाफ की मेजोरिटी चाहिए या फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वैसे ही यूएनएससी के अंदर भी अगर कोई बिल या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो उसके अंदर ज़रूरत है कि 2/3 मेजोरिटी लाई जाए। लेकिन जब तक ये ऐसे टफ रिफॉर्म्स रहेंगे जब तक तो कोई नया चेंज आने से रहा, क्योंकि अगर कोई चेंज लाना है तो कुछ कंट्रीज कहेगी कि हाँ लाना चाहिए, बट और द अदर साइड जो अदर कंट्रीज़ हैं वो कहेंगी नहीं इस रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जब टफ डिसीजन मेकिंग लॉज होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि जब ऐसी 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल जो है कभी पास हो पाएगा। तो ये जो रिफॉर्म है इसको लाने की ज़रूरत है कि जो मेजोरिटी है इसको थोड़ा कम किया जाए। उसके बाद में ग्लोबल पावर डायनामिक्स बताया गया कि कैसे कि जो चाइना है, चाइना का एक हमेशा होता है ना कि हम कुछ भी, जैसे हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर से जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको वॉश आउट करना है या अदर थिंग्स लाइक दैट। तो उस समय पे जब यूएनएफ के अंदर बात होती है, यूएनएसए के अंदर बात होती है, तो चाइना एज अ बिग ब्रदर सामने आता है पाकिस्तान का एंड चीज़ों को जो है वो वैनिश करने की कोशिश करता है एंड अपना जो ऑब्वियसली वीटो जो पावर्स होती है 5 मेंबर्स के पास में उसका यूज़ करके और कोई भी एक्शन अगर लेना है टेररिज्म के अगेंस्ट तो चाइना या फिर अदर कंट्रीज जो हैं इसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं एंड कोई भी एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते। तो चाइना इज नॉट द ओनली डायल्यूटिंग इट्स स्टेटस एज द ओनली एशियन परमानेंट मेंबर एंड पाकिस्तान opposes इंडियाज पोटेंशियल इंक्लूजन। Brazil aspiration for a permanent seat in Latin America faces opposition for Argentina and Mexico। जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो चाइना है वो एक टांग अड़ा देता है अपनी कि नहीं ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेम सिनेरियो है ब्राज़ील का भी। जैसे ब्राज़ील एक अफ्रीकन साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो लैटिन अमेरिकन जो अपोजिशन है जैसे कि अर्जेंटीना एंड मैक्सिको, उनका कहना है कि जो ब्राज़ील के अंदर ब्राज़ील एक बड़ा कंट्री ज़रूर है, जैसे हमारा इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन देन, तो ज़रूरत है हमें कि हमारे भी रिप्रेजेंटेशन हो यूएनएससी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जो ब्राज़ील है उनका जो ब्राज़ील का रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी बड़ा देश है। लेकिन अर्जेंटीना एंड मैक्सिको के जो देश हैं उनका कहना है कि क्योंकि वहाँ पे जो भाषा है वो लैटिन नहीं है, यानी कि जो भाषा बोली जाती है वो पोर्चुगीज़ है जो कि नंबर में काफ़ी कम है। तो वैसे ही वो जो कॉन्टिनेंट्स है उनके अंदर ब्राज़ील को मिलनी चाहिए और इंडिया को मिलनी चाहिए, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं वहीं कहीं ना कहीं एक बीच में एक रोड़ा खड़ा कर रहे हैं जिसके कारण एक परमानेंट मेंबरशिप जो है वो नहीं मिल पा रही है। कंटिनेंट ग्रिडलॉक की बात करें दोस्तों तो द यूज़ ऑफ वीटो पावर particularly by Russia has prevented the council from taking actions on several critical international matters। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है यूएनएससी को तो उस पर 5 मेंबर्स की जो मंजूरी है वो चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया खुद जुड़ा हुआ है तो वो अपने अगेंस्ट कोई एक्शन लेने देगा नहीं। तो कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट रशिया तो अपना वीटो पावर यूज़ करके किसी भी जो डिसीजन है उसको डिसमिस कर देता है। तो यही ग्रिडलॉक चल रहा है अभी तक कि कैसे इन चीज़ों को और सरल किया जाए, कैसे जो पावर्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि एक जो ओवरऑल जो चीज़ है कि वर्ल्ड के अंदर पीस लाना है उसको हम अटेन कर सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन। The article undergoes the importance of the UN as the only global platform that brings all countries together. It questions whether the international community can afford to let the UN become ineffective or irrelevant due to persistent gridlock। अब देखिए दोस्तों जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसके कारण ही जो सभी देश हैं इस हमारी ग्लोब के ऊपर जितने देश हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक है। लेकिन क्योंकि इतने ग्रिड चल रहे हैं यानी कि इतनी रुकावटें अगर किसी चीज़ में आ रही है तो क्या ये चीज़ सही है यूएन के अंदर? क्योंकि ये यूएन ही एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन के कारण सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन वेदर द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन अफोर्ड टू लेट, अब क्या हम इस चीज़ को होने दे सकते हैं कि जो ग्रिडलॉक है उसको कंटिन्यू रखा जाए, या फिर इम्पोर्टेंट जो है क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है। तो ऑल इन ऑल जो जस्ट निकल के आता है दोस्तों की जो यूएनएससी है या फिर यूनाइटेड नेशंस है जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी कंट्रीज एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन इसके अंदर ही अगर ऐसा प्रेशर चलता रहेगा, ऐसे ग्रिडलॉक चलता रहेगा यानी कि एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो कब तक काम चलेगा? जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक तो कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगी नहीं जो सारे देश हैं। और एक जो ये टसल है
पॉलिटिकल टसल है, चाहे वॉर है, हमने देखा कैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, या फिर अभी इसराइल एंड फलस्तीन का वॉर चल रहा है। तो ऐसे वॉर कब तक चलते रहेंगे एंड पीस कब तक अटेन हो पाएगी इस वर्ल्ड के अंदर। तो ज़रूरत है अभी सभी रिफॉर्म्स की, कुछ देशों को रिप्रेजेंट देने की। जैसे हमारा इंडिया है तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो हमारा एक जो रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी के अंदर वो एक मस्ट बन जाता है, बिकॉज हमारी जो देश की जनसंख्या है वो एक लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। वहीं जो जर्मनी है, जापान है, वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स है इन द, अगर हम बात करें पैसों के हिसाब से, तो उनका एक बड़ा रोल बन जाता है क्योंकि वो एक हाईएस्ट पेयर है। वैसे ही अलग अलग देश जो है जिनका एक इम्पोर्टेंस है, यानी कि जैसे हम बात करें यूके की, तो यूके में लगभग कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनका यूएनएससी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। तो ज़रूरत है अब ऐसे रिफॉर्म की जहाँ पे जिन जो हाईली इफेक्टिव पीपल हैं, यानी कि जैसे हाईली इफेक्टिव कंट्रीज जैसे इंडिया, तो ज़रूरत है कि अब इंडिया को भी एक यूएनएससी की सीट मिले एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड वर्ल्ड पीस। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट मूव टुवर्ड द सेकंड आर्टिकल। आज का हमारा सेकंड आर्टिकल है स्प्रिंग क्लीनिंग। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ये जीएसटी को लेकर है कि कैसे जीएसटी काउंसिल ने हाल ही के अंदर जो मीटिंग हुई उनके बात करी है कि कैसे स्प्रिंग, यानी कि जो स्प्रिंग मौसम चल रहा है अभी, तो उसके अंदर कैसे जीएसटी को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि जो किसान है, हमारे किसान भाई हैं, उनको और फ़ायदा मिले। रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स एम्बिशंस। द जीएसटी काउंसिल रिजॉल्व अराउंड डजन ऑफ एम्बिगस इन जीएसटी काउंसिल। 2017 से लेकर दोस्तों हमको पता है कि जीएसटी लागू हुई थी जुलाई के अंदर, और तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उन सभी पे जीएसटी लगाई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नोटेबल इशू एड्रेस वॉज द टैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटीज ऑफर द बैंक लोन्स। अब हुआ क्या है दोस्तों कि क्योंकि ये हम कहते हैं ना फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-2024, इसके अंदर सभी जो यानी कहते हैं ना कि कोई भी टैक्स है, उस टैक्स को लेवाई करने का जो तरीका है उसको बदल दिया गया है। यानी कि इस चीज़ के अंदर, क्योंकि हम कोविड से अभी बाहर आए हैं, 2 साल ही हुए हैं अभी, तो उन सभी चीज़ों को लेकर बताया गया कि कैसे जो टैक्स है सभी चीज़ों पे उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल, यानी कि अप डाउन करने की ज़रूरत है ताकि जो इकोनॉमी है वो एक बैलेंस में आए। जीएसटी रेट रिडक्शन और मोलासिस। मोलासिस जो होता है दोस्तों, मोलासिस का मतलब होता है कि कुछ जो शुगर केन का जो रो फॉर्म होता है ना, यानी कि मोलासिस की बात करूँ तो शुगर केन को जब ग्राइंड किया जाता है तो उसमें से जो जूस निकलता है या फिर उससे जब शुगर बनती है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको मोलासिस बनता है। तो उसके अंदर जो जीएसटी है उसको घटाने की बात की गई है फ्रॉम 28 to 5%, ताकि जो कैटल फीड है या इम्प्रूव कैश फ्लो से शुगर मिल्स का वो बढ़ सके, और जो किसान भाई हैं हमारे उनके ऊपर टैक्स का थोड़ा कम जोर पड़े और वो अपना जो लोन जो है वो आसानी से चुका सके। तो बात बताई गई कि कैसे मोलासिस के ऊपर जो जीएसटी थी वो घटाई गई है फ्रॉम 28 to 5%, ताकि जो शुगर मिल्स के लोग हैं उनको फ़ायदा हो, साथ ही जो हमारे फार्मर भाई हैं उन सभी को फ़ायदा हो ताकि वो अपना जो लोन है वो ईजीली पे आउट कर सके। एक्सक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। अब ये जो ENE है, ENA, अब इसकी बात की गई है कि कैसे इसको भी डाउन किया जाए, यानी कि जो जीएसटी लेवाई की जाती है ENA पर उसको भी कम किया जाए। द काउंसिल decided not to exercise its power to tax extra neutral alcohol, which is crucial ingredient in alcohol liquor production. Since alcohol for human consumption is still not subject to GST, the tax on ENA couldn't be offset against state levies on the final alcohol product. The clarification on this issue was sought by the industry for several years. अब बताया जा रहा है कि कैसे जो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम है या जो अल्कोहल कंजम्पशन जो ह्यूमंस करते हैं, यानी अल्कोहल जो होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन जो ENA है यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि कुछ दवाइयाँ बनाने में या कुछ अलग जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उन सभी में यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर एक जीएसटी लगाई गई है। तो बात बताएगी कि कैसे जब अल्कोहल जो शराब होती है उसको कंज्यूम करने पे जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं जो शराब, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, प्लस जो पेट्रोलियम है उसके पास भी जीएसटी नहीं है, लेकिन इस पर क्यों है, तो उसी चीज़ को लेकर बताया गया है कि कैसे अब ज़रूरत है कि ENA जो कि एक एसेंशियल एक अल्कोहल है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है, उसको ज़रूरत है कि उसको भी टैक्स लेवाई कम किया जाए ताकि जो बेसिक नीड्स है, यानी दवाइयाँ बनाना है या कुछ और फूड प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बताया गया कि कैसे जब जीएसटी काउंसिल बनी थी तो महीने में या साल में 1 बार मीटिंग या 2 बार मीटिंग होती, लेकिन अभी
जैसे कि रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो लगभग 3 महीने में 2 बार मीटिंग हो चुकी है, यानी लगभग 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हमें देखने को मिली है। दिस इंक्रीज इन मीटिंग्स एम टू एड्रेस अनोमलीज एंड चैलेंजेस इन रिसेंट डिसीजन। अब क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, काफ़ी फैक्टर्स है हमारी जो इकोनॉमी है इसको ग्रो करने के अंदर। जैसे कि हमने देखा कि हम अच्छे खासे नंबर पे एक लार्ज स्केल पे हम चीज़ों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से हमारा जो इकोनॉमी है वो तो बूस्ट होती है। लेकिन कुछ की ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि जैसे अभी कोविड-19 गया, तो कोविड के टाइम पे एक अच्छे जो है हमारी इकोनॉमी काफ़ी इम्बैलेंस हो गई थी। उन सभी चीज़ों को एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत बताई गई है, और इसी कारण जो हाई मीटिंग्स हैं, यानी कि एक फ्रीक्वेंट मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है इन जीएसटी काउंसिल। हार्मोनाइजेशन ऑफ एज नॉर्म्स for the president and members of GST appellate tribunals were harmonized with other tribunals. This was seen as a necessary step to take these tribunals operational. अब ये जैसे जैसे चीज़ जो है वो और कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, तो जो प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी जीएसटी काउंसिल के या जो अलग मेंबर्स हैं, उन सभी की एज रिडक्शन की बात की है कि कितना ज़्यादा एक जो यंग जब प्रेसिडेंट होगा तो वो एक चीज़ ज़्यादा है वो रॉबस्ट तरीके से थोड़ा और ईजी वे में किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। जीएसटी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसको और ज़्यादा पर्सपेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि जो सेस चार्ज किया जाता है जीएसटी के द्वारा उसको कम किया जा सके। द सेस वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस एज अ टाइम बाउंड लेवल टू compensate states with the for revenue losses during the first 5 years of GST. However, due to impact of COVID-19 pandemic on tax collection, the cess was extended until March 2026. अब देखिए डिफरेंस होता क्या है कि जब से जीएसटी लागू हुई है तब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को कुछ एक जो अमाउंट है वो पे करने का वादा किया है, और वो करती भी है। जब से कोरोना वायरस या कोविड-19 इम्पैक्ट हुआ है तब से हमारी इकोनॉमी भी है वो एक बिल्कुल काफ़ी लो हुई है। अब उन चीज़ों को लेकर जब सरकार के पास टैक्स नहीं है, मतलब सरकार के पास इतना टैक्स नहीं आ रहा, तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट को अपनी तरफ से जो जीएसटी के ऊपर जो सेस चार्ज करके देती है वो तो देती ही है। अब जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि हर स्टेट को उतना ही पैसा देना जितना पहले देते थे, कोविड से पहले जितना पैसा देते थे उतना ही पैसा अब भी देना है। डिस्पाइट कि अब टैक्स कम मिल रहा है फिर भी उतना ही पैसा देना है, तो चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत तो बिल्कुल महसूस होती है, ताकि सरकार के पास भी जो पैसा है वो टाइमली आ सके और जो स्टेट्स के को प्रोवाइड कराना है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सके। कंसर्न्स अबाउट सेस रेशनलाइजेशन, अब सेस को लेकर बात की गई है कि कैसे सेस को ओवर द टाइम बढ़ाने की ज़रूरत बताई गई है, कि ओवर द टाइम पे जो सेस है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देती है उसके अंदर इंक्रीज करने की बात बताई गई है। The article expresses concern about introducing a new cess without a comprehensive plan for the rationalizing the complex multi-rate structure. While discouraging the consumption of certain goods may be desirable, it should be part of a broader reform effort. The article suggests that the rationalization exercise initiated 2 years ago should be revisited, including bringing excluded items such as electricity, petroleum and alcohol under the GST framework. अब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड-19 कारण जो इकोनॉमी काफ़ी अफेक्ट हुई है, बैडली अफेक्ट हुई है, तो इसके कारण जो जीएसटी से एक्सक्लूडेड चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है या अल्कोहल है, तो इन सभी को एक जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर लाने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पेट्रोलियम कोई टैक्स नहीं होता, या फिर जो अल्कोहल है उसको हाईएस्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो इन सभी को बताया गया कि इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग एक्सक्लूडेड आइटम्स जो जीएसटी नहीं लगती है यहाँ पे, तो इन सभी पे कुछ ना कुछ % जीएसटी लगाया जाए, ताकि जो इकोनॉमी है वो वापस से, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे हमने देखा कि कैसे कोरोना के अंदर भी जो लोग हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन कम नहीं हुआ था उन लोगों का, प्लस जो पेट्रोलियम है उस पर वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनमें जीएसटी अभी तक लागू नहीं हुई, तो उन पर ज़रूरत है कुछ % जीएसटी लगाई करने की, ताकि आने वाले समय में, यानी कि जो हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड, उसको हम पॉजिटिव में ला सकें। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो पैसा देती है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है उसको किया जा सके। तो बिल्कुल ये ज़रूरी है दोस्तों इस टाइम पे, ताकि हर स्टेट है उसको भी एक अपना जो पैसा है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके साथ ही हर स्टेट के पास एक अपना टैक्स कलेक्शन जो है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वो होता रहे।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के दोनों आर्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आएंगे कि कैसे जो यूएनएससी है उसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, प्लस हमें ज़रूरत है तो जीएसटी काउंसिल है उससे भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि जो एक्सक्लूडेड चीज़ें हैं उनके अंदर भी जीएसटी को लाया जा सके, ताकि जो बोझ है सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो कम हो और इजीली वो पे आउट कर सके टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। हेडलाइंस चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा हेडलाइंस का डियर फ्रेंड्स। जो आज की पहली हेडलाइन है कि शाहिद लतीफ़ जो मास्टरमाइंड था पठानकोट अटैक का, आपको बताया था कि 2016 के अंदर पठानकोट में एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था, तो वो उसका जो मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ़, उसको पाकिस्तान के अंदर मार गिराया है। और उसी के साथ में जो सेकंड हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अलग अलग बेंचेस हैं, यानी अलग अलग जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बेग योर पार्डन, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दो गुट में बट गए हैं कि क्या जो 26 वीक प्रेगनेंसी होती है वुमेन्स का, वो उनका राइट है या राइट नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर टसल चल रही है। जैसे ही कोई नया इस पर रिफॉर्म या इस पर कुछ डिसीजन आता है तो आई विल लेट यू नो। और पता चला है कि क्योंकि जो राजस्थान जो असेंबली पोल जो होने वाले थे, यानी 23 नवंबर को जो होने वाले थे, उसको इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ा के डेट 25 नवंबर कर दी है बिकॉज ऑफ देवटनी ग्यारस। और इसी के कारण दोस्तों, जो क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थे राजस्थान के, या फिर अलग अलग जो गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कहना था कि उस दिन रेट ऑफ वोटिंग जो है काफ़ी कम रहेगी, इसलिए रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन से कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। और इसी को सुनते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसने डेट को जो राजस्थान के अंदर, स्पेशली राजस्थान के अंदर जो डेट ऑफ वोटिंग है उसको बढ़ा के 2 दिन आगे बढ़ा दी है। अब 23 की जगह 25 नवंबर को वोट हो गया राजस्थान के अंदर। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है डियर फ्रेंड्स इंडिया ने टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल। इसी चीज़ को लेकर मैंने आपसे आज का सवाल पूछा था कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ किए गए थे। तो ऑपरेशन अजय नाम है इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया है टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल, क्योंकि इजराइल के अंदर आपको पता है अभी वॉर का माहौल चल रहा है। इसी कारण जो इंडियंस फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। एंड आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ डियर फ्रेंड्स, दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपना आंसर्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको लगता है कि पढ़ाई को रिलेटेड इशू है, कोई सवाल है आपका, कोई सजेशन है आपको, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं आपके साथ चीज़ें जो है वो और इम्प्रूव करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो और इन्फॉर्म हो सकें। मैं आपको हर चीज़ एक ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको चीज़ समझ में आती होंगी। एंड अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Now friends, that is all, and this is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I will see you in the next episode.